अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम देश की, विदेश की और जो अहम ख़बरें पिछले 24 घंटों के दरमियान रहीं, सुर्खियां बनी, उस पर हम नज़र डालेंगे। और आगाज़ हम करेंगे SIR के अमल के हवाले से। तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली में SIR का अमल चल रहा है और इस पर मुसलसल बात इसी वजह से हो रही है क्योंकि काफ़ी हसास मामला है, बड़ा अहम मामला है। बहरहाल इससे आप इत्तेफाक करें या इत्तेफाक ना करें, लेकिन इसके बावजूद आपको इस अमल में हिस्सा लेना है। यही वजह है कि जो यानी आवाम के हवाले से जुस्तजू रखने वाले हैं, फ़िक्रमंदी रखने वाले हैं, वो इस हवाले से मुसलसल शऊर बेदारी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप इस SIR के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो कुछ यानी आपके पास दस्तावेज़ात हैं वो ज़रूरत पड़ने पर जो कुछ ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए तैयार रखें। और इसके साथ साथ ना घबराएं, ना जो है लापरवाही का मुजाहरा करें, बल्कि SIR का अमल आपके शहर में, आपके देहात में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कहीं भी, आपकी रियासत में जहाँ कहीं भी हो रहा है तो आप उसमें जो है हिस्सा लें। तो बहरहाल उसी हवाले से जो सवालात मिल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या फिर जिस तरह का अमल आगे बढ़ रहा है वो क्या है, उस पर हम आज के इस प्रोग्राम में उसी से आगाज़ करेंगे। उसके बाद फिर दीगर जो मामलात हैं, देश की सूरत हाल और इसके साथ साथ आलमी सतह क्या हालात बने हुए हैं, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो ईरान का मामला हो, वो ब्रेक के बाद भी हम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बात करें SIR के हवाले से। तो किस तरह का अमल माजिद साहब आगे बढ़ रहा है, और पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिस तरह से बात की तो इसी का एक तसलसल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक तजवीज़ रखी है, और ये तजवीज़ रियासती सरकार से है, जो रेसिडेंस पर यानी परमानेंट रेसिडेंस परमिट जो है, सर्टिफिकेट जो है, उस हवाले से उन्होंने जो बात की है PRC के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे? मतलब अभी तक तो रियासती सरकार की जानिब से कोई तो रिस्पांस मिलना चाहिए, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपने जो बात पूछी है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जी आज के कुछ डेवलपमेंट है जरूर वो बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास ऑफिस में था, में कुछ लोग आए जो हैदराबाद का एक तराबकट्टा इलाका है। कहा कि उन्होंने किसी के जरिए फॉर्म भरवाए, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती और बिल्कुल मजदूर टाइप के हैं। ये है साहब, ये डॉक्यूमेंट है, ये है। तो मतलब ठीक है, आप फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? चांद पाशा है। बोला ठीक है। चांद पाशा का N95 इसके अंदर छोटी लिबिसिटी में लिखा गया, वाज़ेह तौर पे लिखा ये कीजिए। पैसे गए तो गए, मगर अच्छे तरीके से, चूंकि वो नाम मैच नहीं होगा, नंबर वो सही तरीके से नहीं लिखा गया। नंबर है, लेकिन जो जिस अंदाज से, चूंकि वो शायद किसी ऐसे शख्स के पास जाकर जो एक से ज्यादा फॉर्म के भरने में उन्होंने बड़ी तेजी के साथ फॉर्म भरना शुरू कर दिया। तो ये काम मैं समझता हूँ कि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वॉलंटरी तौर पर या नॉन वॉलंटरी तौर पर जो भी हो, ये फॉर्म भरने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत ही इत्मीनान के साथ फॉर्म को भरे। पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो नाम की स्पेलिंग के साथ और वो एपिक कार्ड के नंबर के पूरे इसके साथ ये करे। ये तो मेरा आज का जो तजुर्बा रहा ऑब्जर्वेशन। एक और तजुर्बा बताता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक वफ्द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी जो तेलंगाना के हैं, उनसे मुलाकात किया जी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये अजीब खेल हो रहा है, फॉर्म भरने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिटी सेंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, फला हो रहा है। ये लोगों को जो है BLO से कहें कि वो घर घर जाएं और घर से वसूल करके लाएं। तो ये बहुत जमहूरियत के खिलाफ हो रही है, इलेक्शन कमीशन की रूह ये स्पिरिट जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसा वो कीजिए, उनके कई एक चीजें मशवरे दिए। तो बोला भाई, इनको इस पे भी एतराज हो रहा है। नहीं, वो पनाम जो है MIM पार्टी ने वो बना लिए। तो भाई ठीक है, आप आइए ना भाई। जब हकीकी वोटर्स, ये कोई इसमें जाली वोटर्स नहीं आने वाले, हकीकी वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन उनको भी रहनुमाई करना इनको दुश्वार हो रहा है। नंबर एक आज का जी कल का मेरा ऑब्जर्वेशन जो बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में एक बड़ा वक्त जिसमें जनता दल S के
बड़े कायद और इस वक्त मरकजी वजीर इंडस्ट्री है। जी। तो यानी कुमार स्वामी उनका नाम है, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। जी। उनकी लीडरशिप में जनता दल यानी जनता दल सेकुलर नाम है उनका, उसके साथ बीजेपी की जो लीडरशिप है, बीजेपी के रियासती सदर एक बड़ा जो है वहां के कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात की है। और उनका भी सेम आर्गुमेंट कि देखिए साहब ये चीजों को खत्म कर दीजिए, ये जो है मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खानकाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएलओ से कहें कि वो घर घर जाकर फॉर्म दे और घर घर जाकर भी वो करें। तो बोला भाई ये देखिए इनको बड़ा एतराज शुरू हो गया कि भाई ये लोग क्यों काम कर रहे हैं जी। कर्नाटक में तो कांग्रेस। और एक कल ही का ऑब्जर्वेशन है, वहां के चीफ मिनिस्टर का बयान आया डीके शिव कुमार जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई नए कुछ जो लोग मर चुके हैं या नहीं है जिनके नाम है उनके नाम तो शामिल नहीं कर रहे, ये लोग अपने तौर से जो है काम की सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो नुमाइंदगी इस पर रिएक्शन दे रहे थे वो, जब उनसे पूछा गया कि भाई एक नुमाइंदगी आई है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा होते हैं रियासत में, तो कहा कि ये नहीं, ये दरअसल ये मुसलमानों के वोट जो हकीकी वोट है उसको भी काटना चाहते हैं, ये उनका हमला है। फिर उन्होंने ये बात भी कही, अभी मैं उसी तरफ आऊंगा जो आपने मुझसे सवाल किया जी। कि उन्होंने कहा कि देखिए जो अदालत के जो अहकामात है उसकी रोशनी में जो जितने साल जो पैरामीटर बनाया गया है वो जो यहाँ क़याम है कर्नाटक का, हम उनको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं जी। और जो उनको इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे जो है जो तहसील ऑफिस होती है, जो रेवेन्यू का ऑफिस होता है, उससे रुजू हो सकते हैं, इनसे ले सकते हैं। इस पर भी जो है बीजेपी को बड़ा इतराज हो रहा है कि भाई ये काम क्यों किया जा रहा है, अभी इसकी प्रोविजन ही नहीं है। तो यानी एक किस्म का ये पूरा हो रहा। अब रही बात बैरिस्टर वैसी का, जो कल उन्होंने उकड़ा की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर मुझे वक्त भी नहीं दे रहे, ये भी उनका बड़ा इतराज था कि मैं इस बारे में निशानदेही कराना चाहता हूँ। फिर यानी वोट कटने के बाद आप बोलेंगे अरे ऐसे इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए। जैसा कि राहुल गांधी ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है, कुछ महीनों पहले की बात है कि उसमें उन्होंने वोट कटिंग की और इस तरीके से जो भी बातें की थी, उस शायद वो नजर में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई कर्नाटक में जब हो रहा है तो तेलंगाना में क्यों नहीं होता है। तेलंगाना में एक रिक्वायरमेंट है इसका कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इस यानी जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल है, ये जमात से जमात तक अगर जो यहाँ का हुआ है या फिर उसकी जमीन के जो है पट्टे हैं, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी बुनियाद पर उसको सर्टिफिकेट मिलता है। कोई झूठ का सर्टिफिकेट नहीं है ये हकीकी मानों में रहने वालों का ही है। कोई बिहार से, बंगाल से, आसाम से आ जाए उनको सर्टिफिकेट देने का नहीं है, बल्कि ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो पूरे दस्तावेजात की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद को देखते हुए दिया जाता है, किसी छोटे आदमी को नहीं दिया जा सकता। ये तो बात क्लियर है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा इतराज हो गया। ठीक है, ये अलग सवाल है। अब रही बात कांग्रेस के रिएक्शन की, कांग्रेस का जहां तक रिएक्शन है, मैं देखिए कांग्रेस की ये बयानबाजियां तो आ रही हैं, लेकिन ये जो फैसला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा। ये तो ये हुकूमत की तरफ से आना चाहिए जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए, या तो रेवेन्यू के वजीर कहना, या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहना, या खुद चीफ मिनिस्टर कहना, इनकी तरफ से आगे इसका जीओ जारी होता है जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी होता है जी, कि भाई ऐसा तरीकेकार होता है, दे सकते हैं। लेकिन अभी तक 10 से मस्त नहीं हुई बात। और जबकि ये कल का जो इनका जो बयान था इसके सिलसिले में परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में काफी इनका वायरल भी हुआ, कई लोगों ने खैर मकदम भी किया, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने एतराज भी किया कि नहीं रोहिंग्या को दे देंगे, फना को दे देंगे। मतलब भाई रोहिंग्या हैदराबाद में ऐसे क्या रोहिंग्या है जो समाज का हिस्सा बन चुके हैं? मतलब रोहिंग्या जरूर है, छोटी सी आबादी है और वहाँ एक यूनाइटेड नेशन का सब ऑफिस है, और वो यूनाइटेड नेशन जिस पे हमने दस्तखत भी किए हैं रिफ्यूजी के जो इनके, उसकी वजह से वो बाकायदा परमिशन से आए हैं और उनके पास यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कार्ड है जी, और वो हमारी सरकार उसको मानती है जी। कोई घुसपैठा नहीं है, ना कोई जो है यहाँ की वोट डालने वाला नहीं है। तो ये पूरी तरीके से दुष्प्रचार कहते हैं ना, यानी प्रोपोगंडा जी हाँ, प्रोपोगंडा करते हुए एक किस्म का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि देखो यहाँ जो है मुसलमान, खासकर यमयम का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग इस तरीके से जो है ऐसे लोग, अरे भाई जो जायज है उनको ही
अभी जो जायज है, जिनको लिखना पढ़ना आता भी हो, वो फॉर्म भरने का तरीका नहीं है। अभी जो है 2 दिन पहले जिद्दा में जो लोग मुखिम थे, उन्होंने छोटा सा जो है टॉक रखी थी। तो अब उसमें कई लोग हैं कि भाई हम NRIs कैसे हम एनरोलमेंट करना। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो एक अरसे से अपने वतन वापस नहीं हुए, लेकिन आज ने तो कल उनको आना ही आना है। तो ऐसे में अब देखिए, जबकि ये बताया जा रहा है कि यही सवाल करा, देखिए आप लोग तकरीबन 1 करोड़ की तादाद है जो गल्फ में आप मुख्तलिफ इलाकों में रह रही है, ठीक है। आप ये बताइए कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, आप ये बताइए कि आपके हिंदुस्तानी होने का क्या सबूत है जी। कल के दिन आपका एम्प्लॉयर या वो कंट्री बोल देगा कि भाई ठीक है, आप लोग हमारे पास मुलाजिमत कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हो ठीक है, आप लोग कहाँ के हैं, तो आप बोलेंगे हमें हिंदुस्तानी है हम, जी हाँ। तो फिर ठीक है, उन्हें बोलेगा कि आप प्रूफ बताइए, वो बताएंगे अरे देखो हमारा पासपोर्ट है ना पास, वो बोलेगा अरे तुम्हारी सरकारी इसको तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानती, तुम्हारी सरकार नहीं मानती, ये तुम्हारे लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ट्रेन का टिकट है या रेलवे का टिकट ऐसा है तुम्हारा। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, मुस्तकबिल क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया आप लोग NRI हैं, इतना पैसा भेजते हैं, मुझे बताया गया है कि हर महीना $3 बिलियन हमारे पास आता है उनके तरफ से, बड़ी रकम आती है जी, जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए से हमारे लिए बड़ी मददगार होती है जी हाँ। तो आप लोग अपने एम्बेसियों को जाइए, उसमें जाइए, बताइए ये खैर हमारे को कोई क्या चीज है, हम इतने 1 करोड़ की यानी गल्फ के अंदर जुमला पूरे मुल्क दुनिया में हमारे लोग जो फैले हुए हैं वो 3 करोड़ से ज्यादा है जी, जिसमें हर मुल्क के हैं। तो अब यहाँ जो गल्फ में कंसंट्रेटेड है, खासकर दुबई में सबसे ज्यादा है, दुबई में तकरीबन 40 लाख के करीब हमारे लोग हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इन सूरत हाल में जब आपका पासपोर्ट ही सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, सरकार क्यों खुद कह रही है, तो फिर आप अपनी शहरियत का, फिर अपनी शहरियत के हवाले से दूसरे मुल्क में अपनी जो कुछ खिदमत कर रहे हैं उसका क्या होगा मुस्तकबिल, ये भी सोचने की जरूरत। जब ये मुस्तकबिल SIR के हवाले से आपके मुस्तकबिल पर सवाल हो रहा है, अरे भाई आपके बारे में क्या सवाल हो रहा है। तो देखिए इसमें कई एक पेचीदगियां हैं। तो उन लोगों का ये मानना है कि ठीक है भाई पासपोर्ट होगा, लेकिन अब हमको वहां रहते हुए SIR का अमल कैसे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने यही सलाह दी कि देखिए आपके यहाँ आपके जो भी रिश्तेदार होंगे, भाई बहन पड़ोसी जो भी होंगे, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो काम आएगा उसको आप भरवाने लगाइए, आपका जो भी अभी तक कार्ड हुए उसके रेफरेंस के जरिए उसकी जो है आगे बढ़ाइए। तो कम से कम आपको तो ये तो यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। कल के दिन SIR ही आपका अगर सबूत बन जाए, सरकार कहेगी कि नहीं यही होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी आ गए हैं, खासकर जो है बंगाल के इशू के बारे में कि अगर जिसके नाम नहीं आते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, यानी जिनके नाम वजारत दाखिला ही होती है जी। अब वजारत दाखिला NRC लगाएगी, वो तो करेगी बिल्कुल। और अब देखिए 2 दिन के बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि इन्फिल्ट्रेटर्स और डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर बता रहा हूँ, ये जिसमें पूरी स्टेट, पूरे रियासतों के जो पुलिस हेड्स पूरे शरीक होंगे और बहुत लंबी हिस्सा होगा। तो ये पूरी तरीके से आपको सिस्टमेटिकली एक सिस्टम इसमें ले जाया जा रहा है। खैर मैं गल्फ के या फलस्तीन की या इसराइल की मिसाल भी देना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन खैर जो वहाँ के हालात होंगे उससे मैं कोई कंपैरिजन भी नहीं करूंगा। लेकिन अपने आप को अपना यानी साबित करने के लिए, ठीक है आपके जो मसाइल हैं, आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई, आपकी जो चीजें हैं, मिस गवर्नेंस, ये चीजें, ये सारे के सारे पर से चले जाएंगे। खैर इनकी चंदा चोरी पे मैं सवाल नहीं करूंगा, इनके जो मामला चल रहे हैं, तो वो इशू अब क्योंकि आपको ऐसा इन्वॉल्व कर दिया गया है, अब इसी के अंदर हर कोई मसरूफ, हर कोई फार्मा लेके मेरा नाम आया नहीं आ रहा। अब मैं जहाँ भी महफिल में जा रहा हूँ वही इशू है, आप भी जाएंगे तो वही इशू बनेगा, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपसे पूछा जाएगा साहब ये मामला है तो मुझे ये क्या करना चाहिए। आपकी जो मालूमात है, मेरी जो मालूमात है, वो तो हम शेयर करेंगे रहनुमाई के लिए, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जर्नलिस्टों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारी कुछ रहनुमाई करें। तो अब ये जो सवाल जो आपका ये है कि रियासती हुकूमत को बोलने के बावजूद भी रियासती हुकूमत टस से मस नहीं हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शुकूक और शुबहात के अंदर से पैदा होते हैं। ये किन की वहां पे नहीं हो रहा, जबकि फिर आज बीजेपी को क्यों भेजा गया, कल बेंगलुरु में भेजा गया था बीजेपी के वफ्द को CEO के पास, और आज जो है यहाँ भेजा गया। फिर ये एतराजात, अरे भाई आप आके भरिए ना, आप आके भरिए। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने खुद शहर के अंदर 16 हेल्प सेंटर बनाए, हेल्प डेस्क जिसको कहते हैं, ठीक है।
आप वहां जाके बैठ जाइए, लिख के अच्छा दीजिए, खुशखत, मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि देखो जो भी लिखेंगे आप रफ में मत लिखिए, मतलब जो असल फॉर्म जो होता है उसको सलीके के साथ, अच्छे स्पेलिंग के साथ, वाजे होना, एकदम मिला के लिखने में जो है डॉक्टर की तहरीर बोलते हैं आजकल, वो भी जो है मना कर दिया गया डॉक्टरों को भी कि नहीं आप जो भी लिखेंगे सही लिखें। वो पहले जो कहते थे ना, अरे भैया डॉक्टर की राइटिंग है समझ में नहीं आ रही, बोलते एक आम बात है। जी हाँ। तो आमतौर पर होता भी ऐसा, लेकिन अब डॉक्टरों की भी सलाह दी गई, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल जो कमीशन है उसने खुले तौर पर कह दिया कि आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्लियर लिखना है। पहले होता था ऐसा। जी हाँ, क्योंकि उसमें मुगालत हो सकता है। फार्मेसी वाला समझ भी जाता था। जी हाँ, फार्मेसी का जो आदमी होता है वो समझ भी जाता था उनकी राइटिंग, लेकिन अब उनको भी मना कर दिया गया है कि नहीं, यू मस्ट बी वेरी क्लियर, आपकी स्क्रिप्ट ठीक होनी चाहिए। माजी साहब, अब बात यहाँ पर यह है कि यानी रियासती सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, एक जो कर्नाटक में है वो भी कांग्रेस की सरकार है, वो अगर पीआरसी के मामले में पेशरफ्त करती है बगैर किसी तामुल के, तो फिर यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब क्यों नहीं करते हैं? सवाल यहाँ पर यह पैदा होगा कि यहाँ पर इनको किस तरह की उलझन है, और फिर अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हाई कमान को चाहिए, और फिर हाई कमान जो है यहाँ पर जो है हिदायत जारी कर सकते हैं। मतलब फिर इसके बाद जिस तरह से बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये सब होने के बाद फिर आप रोएंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई इतने लोगों के नाम यहाँ से निकाल दिए गए, तो फिर वो आपका जो है वो जो बात करना, मतलब कितना उसमें सच्चाई रहेगी और फिर क्या फायदा रहेगा? अब आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, कांग्रेस हो के बीआरएस हो, ये अपने कैडर को एसआईआर के बारे में इनको शौर बेदार करे, एक्टिव भी करे, ये काम हो रहा है इन लोगों का। पर इस तरीके से शहर के इस इलाके में जो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है या उससे मुत्तसिल इलाके हैं, मैंने इसका काम बहुत आगे जी। तो अब ये कांग्रेस के कायदीन, बिलखुसूस जो कायदीन, खासकर जो है मुस्लिम कायदीन है, दलित कायदीन है, ओबीसी कायदीन है, इनको चाहिए कि अब बिल्कुल वक्त कम है। देखिए ऐसा गुजर रहा, मेरे को मैं समझता हूँ कि देखते देखते 24 तारीख आ जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 7 तो हो गई आज। इन पर ये मैं समझता हूँ कि इन पर ये होना चाहिए कि देखिए ठीक है, मशवरा एक दूसरी जमात के बैरिस्टर ओवैसी ने दिया जो मैम के, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, इसका अवामी मसला है, अवाम के लिए हक में है। तो इनको कांग्रेस की जो माइनॉरिटी लीडरशिप है, ये उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप अपने जो है हाईकमान तक ये बात पहुंचा दें, वक्त बिल्कुल कम है, वह तो शख्सी तौर पर जाए या फिर जैसा भी हो जाना हो, जिस तरीके से जाए, जाके कहे कि भाई आप बता दीजिए, इनको बताइए कि भाई ये चीजें जारी करनी है, जबकि पड़ोसी रियासत में ऐसा चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? तो ये मैं समझता हूँ कि ये कर सकते हैं। अब इनके ऊपर है कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों खामोशी हो रही है, जबकि कई कांग्रेस के जो माइनॉरिटी कायदीन है उनसे राब्ता होता है, तो उनके पास भी दर्द है, शऊर भी है, लेकिन ये शऊर को जो है आप अपनी पार्टी के सफों के अंदर इसको जो है खुद बेदार करके इस काम को यकीनी बनाए। होना चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो सारा मकतूब आप सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखते हैं, या फिर आप जैसे इलेक्शन हो जाने के बाद फिर आप ये कहते हैं कि जो है यहाँ से इतने लोगों के नाम निकाल दिए गए, ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है वगैरह, वो सारी चीज़ें झूठ साबित हो जाएंगी आपकी अगर आप नहीं कर रहे हैं। मतलब ये तो आपके अख्तियार का काम है। रियासती सरकार अगर कर्नाटक में कर सकती है तो तेलंगाना में क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल, ये आपकी इस वक्त शायद जो है आजमाइश हो गई है कि आप वाक़तन ये जो कुछ चल रहा है, जिसके हवाले से ख़ुद आपका भी मानना है कि बहुत सारे लोगों को जो हकीकी वोटर्स हैं उनको निकाला जा रहा है, उसकी मिसाल आप दे रहे हैं मगरबी बंगाल में क्या हुआ, और उसकी मिसाल आप दे रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ, दीगर जो बीजेपी स्टेट्स है आपके मुताबिक कि वहाँ पर किस तरह की नाइंसाफ़ी हुई, कितने लाखों लोगों को निकाल दिया गया। तो आपकी रियासत में हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते फौरी तौर पर? इससे शायद मतलब माजी साहब पूरों को तो राहत नहीं मिलेगी, मतलब होगा ये ना कि कुछ लोगों को राहत मिल पाएगी अगर वो पीआरसी का होता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो बैरिस्टर ओवैसी ने जो तजवीज़ रखी है, किस तरह से जो जेन्यून वोटर्स हैं, जो हकीकत में भारतीय हैं, उनको मतलब कैसी राहत मिल सकती है? मैं जानना चाहूँगा आपसे अगर ये हो जाता है तो। नहीं देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो 12 डॉक्यूमेंट है, 12 डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लीकेबल नहीं है तेलंगाना के लिए, वो है भी नहीं, एनआरसी का और रजिस्ट्रेशन का ये मामला। अब जो 9 डॉक्यूमेंट्स है वो तो बराबर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 डॉक्यूमेंट, पैदाइशी सर्टिफिकेट ना भी हो तो एजुकेशन सर्टिफिकेट वो भी ना हो तो बैंक का जो है पासबुक वो भी ना हो तो
अगर खेत बाड़ी करते हैं तो जमीन का अलाटमेंट का जो है, ये चीजें है, पासपोर्ट को भी बताया गया है। ठीक है, ये तो चीजें हैं। सिर्फ मैं समझता हूँ कि बहुत ही महदूद लोगों को, अब जैसा कि अब एनआरआईज की बात है, ठीक है भाई, बच्चे इब्तिदा में वहां पढ़े, उसके बाद जो है फैमिली बड़ी हो गई तो यहाँ भेज दिए, फिर यहाँ जो है 7वीं से 10वीं तक पढ़े, 12वीं तक पढ़े, जैसा भी हो, तो उसकी बुनियाद पर इनको एक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बच्चों को मिल जाता। अब जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं उनके लिए भी, और दीगर लोग हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो अब ये हो रहा है कि भाई 18 साल 1 अगस्त अक्टूबर को है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हमसे सवाल किया कि मैं अभी 24 साल का हो चुका हूँ, मुझे अभी तक मैं कुछ बाहर हूँ, तालीम के हैसियत से बाहर था, फलाह हैसियत से बाहर था, मैंने अभी तक जो है अपना वोटर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो ठीक है भाई, ये जरूरी नहीं है कि 18 साल ही होना, 18 साल तक होने वाला, आप 20 साल के हो जाएंगे, 22 साल के हो जाएंगे, 24 साल के हो जाएंगे, अभी तक आपने वोटिंग कार्ड जो पार्टी एनरोल किया, तो फॉर्म 6 अवेलेबल है, उसके जरिए आप जो है इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को जो है वोटर के हैसियत से जो है एनरोल कीजिए, और आपको एनरोल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं, अभी नहीं होते जब, तो ठीक है आपका पैदाइश, क्योंकि जो 2020 के बाद से तो बहुत सी चीजें हुई। अभी मैं बैरिस्टर वही साहब कुछ कल आप भी देख रहे थे कि मेजॉरिटी हमारे पास विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट के लोगों की है। जी हाँ, बड़ी तादाद। तो इन हालात में तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखिए अभी हमारी बेशतर आबादी, खुद हुकूमत हिंद जो है 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे है करके उनको कुछ ना कुछ चावल वगैरह की स्कीम लगाई है। जी हाँ। तो जब ये सारी चीजें होने के बाद होते हुए ये जिस तरीके का लुज़ुम किया गया, और एक जो है आप फार्म देखे होंगे, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फार्म की जो डिजाइनिंग की गई है, फार्म के अंदर जो चीजें पूछी गई हैं वो बड़ी कंफ्यूजन वाली है। अब लोगों से पूछा गया कि भाई वो वक्त वोट में डाले थे, उस वक्त एक स्पेलिंग में जो है मैं डबल ई के बजाय आ गया, अब मैं क्या करूं, ये चीज हो रही ना, बता रहे। अब उसमें लिख दिया कि मेरा नाम सही होगा, मैं सही लिख दूं उधर जगह, चलो रिजेक्ट हो गया। तो ये एक एक बारीक भी नहीं, जो अनोमलीज है ना, लॉजिकल अनोमलीज के नाम से जो क्लॉज रखा गया, वो चीजें होंगी। अभी देखिए कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनके ऐसे वालिदैन हैं जिनके औलादों में 6 से ज्यादा बच्चे हैं। जी हाँ। अब वो 6 का 7 का नहीं आएगा, क्योंकि नहीं वो उसको ऐसे ही जनरेट किया गया, जो आया उसको हमारे पास जो सोशल मीडिया वो ऐप जो बनाया गया, तो वो नहीं लेगा उन्हें। अरे भाई तुम हिंदुस्तान में, अब आप देखिए कई ऐसे ट्राइब, मुसलमानों तो इतने ज्यादा अब नहीं, पहले तो बहुत होते थे जी, लोग खुद जैसे जैसे तालीम आ रही, लोग खुद 2 या 3 मेंबर बहुत हो गए, और जो खासकर मुसलमानों का जो आबादी का जो हो रहा है वो दीगर तबकात के मुकाबले में डिक्लाइन हो रहा है। जी, ये खुद जो हमारा जो सोशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटा है वो बयान करता है जी, कि वो डिक्लाइन हो रहा है। उसके बावजूद यहाँ जो है ये आबादी बढ़ रही है, डेमोक्रेटिक एक्सचेंज हो रहा है, ये हो रहा है। इस नाम से अब लोगों के जहन तो खराब करना है, अपना जो लूट मार चल रहा है, फेथ के नाम पे, आस्था के नाम पे जो लूट मार चल रही है, वो चंदित उनको है, लेकिन इस पे कुछ होने वाला नहीं है। लोग भी बोलेंगे नहीं भाई असल मामला तो हमारी शरीयत से कम हो जाएगी, इसको पहले देखेंगे, वो जाने दो, खा ले दो, हिंदू का माल हिंदू खा रहा तो क्या कर रहा है बोल के, ये इनमें तासुर इनमें दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि और एक दूसरा जो चीज है, अब देखिए ताजमहल को भी अब एक मुकाम बन के अब आर्किटेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दी गई, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को नोटिस दी गई, टूरिज्म डिपार्टमेंट को नोटिस दी गई कि भाई आप साबित करो, ये है ऐसी नोटिस आई हमारे को, यानी हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। तो अब ये समझने की बात है, मैं जो है भोजशाला का नहीं जिक्र कर रहा हूँ, भोजशाला में तो एक्ट ऑफ 1991 किधर चले गया कि रट बोल के उन्हें डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ मना कर दिए, और वहाँ पुलिस वाले इस अंदाज से यहाँ कोई टोपी डाली दिखेगा तो देखो बता लूंगा, खुलेआम करा, खुलेआम। तो यानी इस तो ये दस्तूर के मुल्क में दस्तूर के दोहरे म्यारात होते हैं, और जिस तरीके से अब देखिए एक मानो में जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के भयानक हालात हैं। आप देखिए गुज़िश्ता 8-10 दिन से जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक वहाँ जो है भूख हड़ताल, हालत कमजोर हो चुकी है। तो ये वहाँ कुछ होने का वो नहीं है, कुछ नोटिस, आप कोई खबर देख रहे हैं आप, हो गया कोई नोटिस, वरना तो कोई इसका कोई मीडिया में कोई जिक्र नहीं, कहीं भी जिक्र नहीं। ये लोग बस अपना है, ठीक है, अपना
ये इतने हालात होने के बाद अब आप देखिए पेपर लीक का मामला जो चल रहा उसका क्या हुआ, सीबीएसई का मामला क्या हुआ वो चल रहा, वो जो है दीगर जो एडमिशन यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए करवाते हैं उसका क्या हुआ, ये सारी चीजें कोलैप्स। अब महाराष्ट्र में तो टेट का जो है टीचर्स एजुकेशन का जो वो हुआ वो मामला लीक हो गया, क्या होने का है, एक दो दिन होती उसके बाद ये लोग सनातन है ना पूरा, अरे भाई चलो हमारा मामला है यार, छोड़ो क्या तुम इशू बनाते, हम कर लेंगे खुद। अब देखिए इस हद तक वहां बारिश की तबाहकारियां हो रही है। मैं महाराष्ट्र का बात कर रहा था, मैं कल थाने में मुलाकाती हैं तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस हद तक इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई फोन नंबर देते कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, या तो फोन लगता ही नहीं, लगा भी तो कोई इसका बेल बज के, अरे भाई वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फोर्स है थी, जी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस की फोर्स है, स्टेट डिजास्टर, अरे भाई यहाँ इतना पानी भर गया है, इसकी निकासी की जो फायर ब्रिगेड को बुलाइए, आने का नाम नहीं, बस चल रहा है, ऐसा चल रहा है जैसे बॉम्बे बड़े शहर में, जैसे बता रहा हूँ जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता वहाँ ये हाल है, बिल्कुल। तो ये हालत इतना इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर है, इनसेंसिटिव, उनको क्या है छोड़ो यार, ये बाचा आती चले जाती 2 दिन के बाद, चलो क्या कर रहा है, और लोग पुकार रहे थे मर रहा है, मरेंगे लोग, आदत है, 15-16 लोग मर गए, वो एक घर जो है चाल बोल के कहता ना वो तबाह होके गिर गया, बस जो है ठीक है भाई, वो 2 लाख रुपए देते, 1-2-3 लाख रुपए देते, चले हो गया खत्म, बर्खास्त, पंचनामा हो जाता, कुछ होने का नहीं, कुछ इंतहाई मैं समझता हूँ कि इस तरीके के लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई, और एक तरीके से अब आप देखिए जो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिशवर तबका है, जी मैं कल भी जिक्र कर रहा था मदन लोहरकर साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, जी दीगर लोगों का, लवासा साहब का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर रहे, जी भाई साहब ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, जी तो नहीं, बताने का मकसद ये है कि देखिए आप हमारे अपने प्रोग्राम के जरिए हम जितनी रहनुमाई है करेंगे सेंसिटिव फंड से। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म मिल जाए तो तरीके से भरें, अगर आपके यहाँ कंप्यूटर हो या तो फिर कोई जिसके पास जान पहचान हो उसको है तो यानी ऑनलाइन भरने की कोशिश करो, या तो ऑफलाइन भरना है तो कुछ खत करो, कुछ पहले ड्राफ्ट एक ज़ेरॉक्स बना के ड्राफ्ट में बना लो, ड्राफ्ट करके छोटी एबीसीडी नहीं बल्कि बड़ी एबीसीडी के जरिए आप क्लियर भी कर दिए, क्योंकि जो है दुश्मन अब आप तक पहुंच गया है, आप जहां बैठ के जो है फॉर्म भरवाने की कोशिश कर रहे हैं वहां भी अब उसको यानी एतराज शुरू हो गया है कि यहाँ क्यों बैठ के कर रहे हो। जी हाँ, ये सूरत हाल ये किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने यानी वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर जो है लोगों को अपडेट करेंगे। थैंक यू माई साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान शेख मंजूर अहमद साहब, दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार, वो भी जुड़ेंगे और फिर हम दिल्ली में जो SIR का अमल है और उसके साथ साथ जो मुल्क के हालात हैं और फिर उसके साथ हम आलमी सतह पर जो मामलात बने हुए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं यानी SIR जो मुल्क की 3 रियासतों में फ़िलहाल जिसका अमल चल रहा है, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली में, तो इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो मानसून सेशन का आगाज़ होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसमें क्या बिल्स रहेंगी और किस तरह की कानून साजी होगी, कौन सी करारदादें मंजूर होंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी हमारी नज़र होगी। उसके साथ साथ आलमी ख़बरों पर भी हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ एक और मौजूद मेहमान शेख मंजूर अहमद साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर 25 जून से SIR का अमल शुरू हुआ, वहीं कर्नाटक में भी SIR का अमल चल रहा है, दिल्ली में भी जो है शुरू हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नज़रों के सामने तजुर्बे हैं मगरबी बंगाल के, बिहार के और दीगर रियासतों के। बहरहाल जो उस वक्त भी मुतालबे थे और जो यानी क्वेश्चंस थे वो शायद आज भी है, लेकिन क्या उसमें कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ राहत लोगों के लिए जो शिकायत थी वो किया गया है, या फिर किस तरह से ये अमल शुरू हुआ है बिलखुसूस दिल्ली में भी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब वेस्ट बंगाल या दूसरी रियासतों में किया गया तो उस वक्त वहां पर इलेक्शंस होने वाले थे जी,
और इसलिए ये बड़ा इशू बन गया, क्योंकि उससे पहले ही जो रिवीजन ऑफ जो इलेक्टोरल लिस्ट हुआ था वो 24 के इलेक्शन के दौरान हुआ था। और उस वक्त ये प्रॉब्लम हुई जब SIR को कहा और शॉर्ट पीरियड में कहा गया, और जो कंडीशंस रखे थे SIR कि मैं जो कंडीशंस रखे थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, उस शॉर्ट पीरियड में सबों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा चाहे वेस्ट बंगाल है या बिहार है, इससे पहले बिहार में हुआ, आसाम में हुआ, यूपी में भी हुआ, तकरीबन 50-50 लाख जो वोटर्स है वो इससे डिलीट हो गए हैं, जिसका इलेक्शन पर असर भी पड़ा है। अब ये जो प्रॉपर किया है इसमें एटलीस्ट ये गुंजाइश है कि अपील करने के लिए बहुत टाइम मिलता है जी। एक तो ये है। दूसरी बात, हुकूमत ने जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से कुछ और चीजें आ रही है, जैसे कहते हैं कि पासपोर्ट कोई ये नहीं है, प्रूफ माना नहीं जाएगा। इसी तरह कोई है अगर जो है मैरिज सर्टिफिकेट को ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं है। बहुत सारी नई चीजें हैं जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हुकूमत को ये चाहिए कि कुछ चीजों पर खास कर, चाहे वो जो भी इसमें ये जो कर रहे हैं मर्दमशुमारी की जो प्रोसेस हो रही है या इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ कर रहा है, तो उनको ये चाहिए कि क्लियरली कुछ बताए कि क्या बेसिस होने चाहिए इसके लिए। मंजूर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से दिल्ली भी मुल्क का जो है कैपिटल है और मुल्क के दीगर बड़ी जो शहर हैं वहाँ पर भी एक मिसाल मैं आपसे देना चाहूँगा, वो ये है कि एक तो जो मुकामी जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हक़ मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुल्क की, अभी माजिद साहब भी हमसे बात कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की हम बात करते हैं तो वो ज़रूर गरीब हैं, और उनमें बड़ी तादाद वो है जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, और इनमें बड़ी तादाद, क्योंकि हमारा मुल्क अभी तो तरक्की पजीर है, तो बहरहाल रोज़ की रोज़ी रोटी के लिए उनको तगदू करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, और वो उसी से जो है बाहर नहीं निकल पाते, उनको सारी चीज़ें पता नहीं। अब भी लोगों का यही हाल है। बड़ी तादाद बिहार की अगर हम देखेंगे, चाहे वो शहर हैदराबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुल्क के दीगर इलाके हों, शहर हों, वहाँ पर वो हैं, उनको अब भी ये पता नहीं है कि उनकी रियासत में SIR का अमल शुरू भी हुआ, ख़त्म भी हो गया, और उसमें से उनका नाम है नहीं है। एक किसी के पास सिर्फ आधार कार्ड है, किसी के पास कोई बिल्कुल मामूली सा, मतलब कोई उनके पास कोई सदाकतनामा या कोई सर्टिफिकेट होगा। अब ऐसे खानदान उनका क्या होगा? मंजूर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये, देखिए, ये प्रॉब्लम पहले भी हुआ करता था कि जब भी इनको इलेक्टोरल लिस्ट या मर्दमशुमारी होती थी, बहुत सारे जो अफराद है जिनको इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होती थी या वो कहीं घर पर नहीं होते थे, इस वजह से नाम जो है इंक्लूड नहीं किया जाता था, ये चीजें होती थी। लेकिन अब की बार ये इशू इस वजह से सेंसिटिव और सीरियस बन गया है क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, और लोगों को, जैसे आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में लोगों को ये खदशा पैदा हुआ है कि अगर उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं है तो शायद उनको न यानी कि फॉरेनर करार दिया जाएगा। इससे बड़ी यानी कि लोगों में जो है बेचैनी हुई है। यही वजह है कि, लेकिन एक चीज है, हुकूमत ने इस सिलसिले में आज से 4-5 महीने पहले ये कहा था इसमें ये फेजेस में होगा। एक फेज तो पहले ही शुरू हुआ था जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस लोगों को जानने के लिए सर्वे हुआ है। उसमें ये बताया गया उसके पास मकान है, टीवी है, गाड़ी है, फोन है, मोबाइल है, ये तो वो इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए किया गया। अब ये जो सर्वे है उसमें टाइम यानी कि शायद मेरे ख्याल में दिल्ली में ये 15 या 16 जुलाई तक है, इसी तरह से तेलंगाना में है। और लेकिन ये मुझे किसी ने कहा है कि उसमें कुछ प्रोविजन ये जो है कि आफ्टर दैट एक ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, अगर कोई छूटा है ही कैन अप्रोच जो उनको, ताकि उसका नाम अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको माना जाएगा। लेकिन इस वक्त एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है इमीडिएटली। ये जो जल्दी होती है ना इलेक्शन में, जो 15 दिन 20 दिन के टाइम अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, ये मसला गया था, वेस्ट बंगाल का मसला गया। जी।
वो भी कुछ नहीं कर सके उस वक्त। लेकिन मंजूर साहब, लोग जो है इलेक्शन से भी ज्यादा इस बात से खौफजदा हैं कि भाई उनको जो कुछ अभी राशन मिल रहा है, यानी जो उनका राशन कार्ड है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए, वो उनके जो दीगर जो आधार कार्ड से वो जो सफर करते हैं वो कहीं ना रुक जाए। ऐसे हादसात तो बहुत है, हाँ, लोगों को ये है। लेकिन इसमें हुकूमत को एक और चीज करनी चाहिए, इनको एक मैसिव कैंपेन करनी चाहिए थी कि लोगों को, यानी कि पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को आगाह करना चाहिए ताकि ये जो है ये हो रहा है, इसके लिए चाहे वो पंचायत के जरिए लोगों को, खासकर गाँव में, उनको कन्विंस करे इसकी क्या अहमियत है, इफादियत क्या है। इसलिए उनको एक कैंपेन चलानी चाहिए थे बिफोर दे वुड स्टार्ट दिस थिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे आपने सही कहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग रोजगार के सिलसिले में अपने इलाकों में नहीं है, कहीं दूर जगह है, उनके साथ बारे में क्या फैसला लिया जाएगा। बहुत सारे बाहर है, बहुत सारे हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन, अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए या पंजाब में देखा जाए, इस वक्त तकरीबन होंगे दोनों जगह तकरीबन 8-10 लाख के करीब बिहार के होंगे जो वहां पर आते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या कुछ और काम करने के लिए, मेसन्स है, कारपेंटर्स है, पेंटर्स है, या दूसरे काम करने के लिए आते हैं। उनका क्या बनेगा? इस सिलसिले में कोई ये जो है कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं थी। ये भी कहना चाहे था कैंपेन अगर चलाते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर किसी को के पास आया, उसके पास क्या रेडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि ऐन वक्त पर उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीजें तो मेरे ख्याल में साल अंग्रेजी में किया है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स होंगे और पता नहीं है इसका अजाला कैसे किया जाएगा। मंजूर साहब, ये इसमें कितनी संगीनी है कि अगर हम देखें कि आप भी जो है इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि द ट्रिब्यून, शायद उसके जो चीफ एडिटर हैं गालिबन मेरे ख्याल से, जिनका जो पासपोर्ट जो है रिन्यूअल नहीं हो पाया था, जो अमेरिका अपनी बच्ची की जो है शादी में जो है शिरकत नहीं कर पाए थे, तो कितना संगीन मामला नज़र आ रहा है कि पासपोर्ट भी आपका जो है रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, या फिर आप कोई। सबसे बड़ी बात है ये, अभी तक एक तरफ कहते हैं पासपोर्ट इज नॉट ए वैलिड, यानी कि उसको नहीं मान जाएगा कि इससे सिटीजनशिप आप अपनी प्रूव कर सकोगे जी। ये जो है ये क्वेश्चन मार्क बनाता है। यूजुअली जिसके पास पासपोर्ट होता है, सारे कंट्रीज में ये एक है, नॉर्म है कि जिसके पास पासपोर्ट होगा वो इस कंट्री का नागरिक होता है जी हाँ, उसी को दिया जाता है। और ये जो कहना है कि ये नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या साबित कर रहे हैं? किस तरीके से मैं या आप साबित करोगे कि मैं यहाँ हिंदुस्तान का ही बाशिंदा हूँ, भारत का ही बाशिंदा? इसके लिए कोई हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। ये जो है ना, जब तक ये, अच्छा आपने देखा जब ये आसाम में वो चला ना बांग्लादेशियों के खिलाफ, उनको जो कहा था कि उनके पास 13 डॉक्यूमेंट्स कहे थे उनको पास होने चाहिए ताकि उनको माना जाए कि वो इंडिया में रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। वो उसमें वो था, इसमें राशन कार्ड भी था, इसमें बिजली की बिल भी थी, टेलीफोन बिल भी थी, पंचायत का कार्ड था, या बहुत सारी चीजें थी। यहाँ जो है, यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। अगर उसको बंद किया है, रीजन तो देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चेंज कर दिया, रीजन ही नहीं है। रीजन के बाद इसके बगैर आप उसको हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन, कुछ चीजों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है, जिससे जो है सारे लोग जो है तजब्जुब में है किस तरीके से ये हो जाएगा, ये मसला कैसे हल हो जाएगा। मंजूर साहब, जिनके नाम निकले हैं जैसे बिहार में, वेस्ट बंगाल में या फिर दीगर रियासतों में जहां पर SIR का अमल हुआ, तो वो जिनके नाम निकल गए, अब उनके हवाले से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और फिर अब उनका क्या आगे चल रहा है? मतलब वो कहाँ जा रहे हैं? ट्रिब्यून जा रहे हैं, अदालतों को जा रहे हैं, क्या मामला? एक्चुअली पहले तो इसी में अपील करनी पड़ती है। जब ये फेल हो जाएगी, जब अगर उनसे उनको वहां से रेमेडी नहीं मिली, नेचुरली वो अदालत का खटखटा रहा है। आपने देखा जो
जिसको डिपोर्ट किया बांग्लादेश, एक लेडी थी। हाँ जी हाँ। आज से कुछ महीने पहले उसको डिपोर्ट किया था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो इंडियन सिटीजन है और इसको बांग्लादेश से वापस लाना पड़ा। ये तो अभी 3 महीने 4 महीने पहले बात हुई है। तो ये चीजें है ना, अब ये प्रॉब्लम ये है कि सारे लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अदालत जाए। कौन कौन जाए, किसके लिए जाएगा, और इसके लिए कितनी उनको परेशानियां, पहले लॉयर, उसका फिर सबमिट करना डॉक्यूमेंट, और ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें हफ्तों महीने लगेंगे उसको ये प्रूव करने के लिए कि वो सचमुच इंडियन सिटीजन है। फिर इस दरमियान उनके जो सिविल राइट्स है वो पता नहीं माजरत कौन से जो है कहाँ उनको मुश्किलात का सामना रहेगा, कौन सी चीज रिन्यूअल होगी नहीं होगी, कौन सी चीज खत्म हो जाएगी, ये भी खदशात है लोगों को। जैसे आपने कहा किसी को अगर ये भी अगर लिंक करेंगे कि इसके पास अगर ये नहीं होगा तो अगर उसको ना इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया जाएगा, वो उसको जो 5 या 10 किलो का उसको रिलीफ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ उसको ये गुंदम मिले या कुछ और मिलता है, वो भी उससे हाथ धोना पड़ेगा उसे। या कुछ जो बहुत सारी हुकूमत ने स्कीमें की है औरतों के लिए, गाँव वालों के लिए, जैसे वो मनरेगा एक स्कीम थी, उसका नाम चेंज किया, उनको जो है जो रोजगार के उनको मिलता है अब गाँव में। तो उन पर सारी चीजें ये इफेक्ट होते हैं ना। बिल्कुल ये चीजें हैं। ये मिलता है कि 200 यूनिट से कम होगा जी तो उनको फ्री में कुछ रियासतों में मिलता है। ये सारी चीजें जो है ये एक दूसरे से जुड़े हैं और इससे जो है थोड़ा बहुत खलबली हो जाएगी इसमें, यानी कि हर एक कंफ्यूजन रहेगा किसको क्या करना है। अपना जो भी उसको मुराद मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिलेगा या कोई उसके खाने पीने की चीजें मिलती है या कुछ और, गैस में सब्सिडी मिलती है, बिजली में सब्सिडी मिलती है, कोई स्कीमें चल रही है लड़कियों के लिए, तालीम के लिए, उस पर देखना है कि एक पॉलिसी, जामिया पॉलिसी होनी चाहिए कि हुकूमत को एक क्लियर कट इसमें डायरेक्टिव देना चाहिए, ये चीज है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अनलेस वो आखिर पर देखा जाएगा कि इस तरीके से हो जाएगा। अभी तो सारा मैस में ही है। मधु साहब, यहाँ पर अपोजिशन पार्टियों का रोल मैं जानना चाहूँगा, SIR के हवाले से आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वो CJI को 23 पार्टियां जो है मकतूब लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होती हैं, सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम आयद करती हैं कि आपने इतने लाख लोगों को निकाल दिया, इतनों को जो वोटर हैं जेन्युइन उनको डी वोटर कर दिया, ये आप किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक मिसाल हमारी नज़रों के सामने आई है, वो ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर उन्होंने, वहाँ की सरकार ने यानी फौरी तौर पर जैसे ही SIR का मामला आया, चूंकि वो 12 जो दस्तावेजात हैं उसमें परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो कर्नाटक में जारी कर दिया गया। लेकिन वहीं तेलंगाना में देखें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को उठाया और उन्होंने रियासती सरकार से ये कहा कि आप भी जारी कर दें क्योंकि आपकी पड़ोसी रियासत में जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस हवाले से कांग्रेस का, सेक्युलर पार्टियों का SIR के मामले में क्या वाकई जो है ये चाहते हैं कि लोगों की जो शहरियत है वो खत्म ना हो, जो परेशानियां हैं वो दूर ना हो? जहां तक मेरी समझ है, SIR से सबसे ज्यादा नुकसान जो अपोजिशन पार्टीज को ही हुआ है। जो उन्हें कंप्लेंट भी की, इसके बारे में कहा भी है और कैंपेन भी चलाई, चाहे ममता ने, उससे पहले इंडिया अलायंस ने चलाई बिहार में या दूसरे इलाकों में चलाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, स्टेट मुझे लगता है तेलंगाना में बाय एंड लार्ज वही डिसीजन लेके जो कर्नाटका में लिया। अब इनके अपने हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने भी इनके कंसिडरेशंस कुछ होते हैं, कोई जल्दी लेता है वहां पर, कोई इसमें कुछ और, हालांकि टाइम कम है, 24 जुलाई लास्ट डेडलाइन है यहाँ की। हाँ जी। वो अब देखना ये है कि अगले 2-3 दिनों में क्या वो ऐसा कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा, लेट अस सी, लेट अस होप फॉर गुड, हम तो यही कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो इनके कांग्रेस का जो हाई कमांड है इस सिलसिले में कोई डायरेक्टिव है सारे स्टेट्स में जहां पर भी ये पावर में है, यूनिफॉर्म
यानी कि सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। इनको करना चाहिए। अगर कर्नाटक ने किया तो उसमें किसके पीछे कोई लॉजिक होगा। उस लॉजिक को वो ये को भी कह सकते हैं, चाहे वो इवन केरला में है या किसी और जगह है, यहाँ पर है, हिमाचल में है या दूसरी जगहों पर, इवन झारखंड में शेयर कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यकीन इस बात की ज़रूरत है। ये शायद आजमाइश है कांग्रेस के लिए। अगर अभी नहीं करते हैं, बिलखुसूस तेलंगाना में नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद दीगर जहां पर भी इनकी सरकार है और वहां पर SIR का अमल होता है, अगर वहां पर ये जारी करते हैं तो फिर वाकई माना जाएगा कि वाकई आप जो है इस हवाले से सीरियस हैं। मंजूर साहब, मैं अब इंटरनेशनली जो हालात हैं मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा आपसे, बिलखुसूस ईरान और यूक्रेन के हवाले से। सबसे पहले ईरान के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि 11 जुलाई से बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा है कि भाई जिस तरह की धमकियां आप दे रहे हैं, अगर ये धमकियां दी जाती रहेंगी ट्रंप की जानिब से तो फिर हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिनरल जो हुआ इसका क्या पैगाम आया और अब 11 जुलाई के हवाले से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जैसे इसने वजीर खारजा अरागची ने कहा है कि अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये हमने देखा है इतना तनाव होते हुए भी दोनों ममालिक बिलवास्ता और बराह रास्त बात करते रहे जी, जिसकी वजह से जो वहां पर जो नया जो कतर में हुआ है, हाँ, दोहा में, जी हाँ, या उससे पहले जो है स्विट्जरलैंड में वो जो हुआ, वो जो है इस वजह से हुआ है कि धमकियां दोनों तरफ से दी गई या हार्ड पोस्टर लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली वो बातचीत के जरिए ही इन दो जो है दस्तावेज पर दस्तखत किए। और अब जो कहा है कि 11 जुलाई को ये पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है, हो सकता है उस डेट पर नहीं कि आगे पीछे कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही है थ्रू मीडिएटर्स भी, डायरेक्ट कांटेक्ट भी वो कहते हैं अमेरिका की तरफ से। एक बार ये भी न्यूज आई है, अब डायरेक्ट कांटेक्ट में है ईरानियन लीडरशिप के साथ, और हो सकता है वो हो जाएगी। ये चीजें भी चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये साबित करना चाहता है कि उसने जो 40 दिन की जो जंग है वो उसने फतह पाई है, जो अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से, अब वो कभी वो रॉकेट फेंकता है, ये करता है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी कर रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी यानी कि ममालिक है जो इस बातचीत को डिरेल करने की कोशिश कर रही है। आज ही आपने देखा, आप कतर के एक कार्गो शिप पर हमला किया गया, तो ये इससे नहीं, ये जो है अगर हालांकि कतर ने जो पॉजिटिव रोल अदा किया, तो उससे भी किसी हद तक रास्ता निकला है कि अमन का रास्ता निकला है, लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता है। इसको अचीव करना, उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना जो है एक बहुत चैलेंज है। मसूद साहब, ये जो ईरान में सुप्रीम लीडर, जो शहीद सुप्रीम लीडर जिनका जो है यानी तजहीज़ व तदफीन हुई, जिसमें दुनिया भर से लोगों को, बड़ी शख्सियात को, आम लोगों सबको जो है मतलब मदऊ किया गया, तो क्या पैगाम आया यानी दुनिया को? हमें ये देखना चाहिए था कि ईरान, जिसको टोटली इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है, पिछले 47 ईयर से आइसोलेट करके रखा था, सैंक्शंस लगाए थे, लोगों को कहा था इसके साथ कोई कारोबार न करे, और करते भी नहीं थे बगैर कुछ 2-4 कंट्री, जो इसमें चाइना और रशिया ज्यादा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान को भी कुछ देर के बाद ये कहा है कि आप उनके साथ कारोबार बंद करो। इसी वजह से उनको जो चाबहार पोर्ट भी बंद करना पड़ा, जो वो इंपोर्ट कर रहे थे पहले तेल, ये जो खाम तेल कर रहे थे इस्तेमाल, उसको भी बंद करना पड़ा। ये एक था, लेकिन इसमें जो शिरकत हुई 70 से लेकर 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से, जो ये आइसोलेशन ये खत्म हो गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक पर ये दबाव डाल दिया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं वहां पर भेजे,
लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे बहुत से कंट्रीज ने अपने हाई लेवल डेलीगेशन भेजे, यहाँ तक कि कतर जिनके साथ हालांकि गल्फ कंट्रीज के साथ भी, जिसमें सऊदी अरब ने डिप्टी मिनिस्टर भेजा, कतर ने अपना स्पीकर भेजा, दूसरे कंट्रीज ने भी जो किया, ये एक दिखाता है जो वो कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहा था इसको आइसोलेट करने की, वो नाकाम हो गई। और ये मैं बार बार कहता हूँ, जंग 40 दिन के जंग में जो ईरान को एक ना ये तौर पर यानी कि कामयाबी मिली, इंटरनेशनल लेवल पर ये मान लिया गया कि उसको हराना मुश्किल है, आज ये साबित हो गया कि उन्होंने इस जंग के बाद सारे जो उन पर जो पाबंदियां लगी, उनके जो है एसेट्स है, इनके जो फंड्स है उनको रिलीज किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उन पर 60 दिन के लिए खरीद फरोख्त के लिए पाबंदी उठ गई है। वो तेल बेच सकते हैं, ये खरीद सकते हैं गुंदम और दूसरे एशियाई खुर्दनी की चीज। तो ये दिखा रहा है कि वो जो 40 साल तक रहा वो नहीं, अब उसका असर रहा, खत्म हो रहा और आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा आप देखिए, अब ये साबित हो गया है कि ईरान ही वेस्ट एशिया में एक बड़े पावर के तौर पर बढ़ गया है, उसको वही वहां की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। यकीनन ये तो पैगाम जो है वाज़ेह हो गया है। बहरहाल अमेरिका ने, इजराइल ने सोचा कुछ था लेकिन हो कुछ गया है। मजूद साहब, आखिरी सवाल, 2 मिनट है हमारे पास। यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी ये सोचा गया था, लेकिन शिद्दत इख्तियार कर रही है मजीद। नहीं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत है। अच्छा। ये मुझे लगता है रूस भी थक गया है अब। ये मेरा अपना है कि वो भी चाहता है कि इसका कोई ना कोई जो है अब अमन महादा हो जाए, और उसके सिलसिले में आप देखिए ना, इसमें जो है रूस का जो मकसद था 20% 18 से लेकर 20% का जो इलाका यूक्रेन का है वो अपने कब्जे में लेना, उन्हीं के पास रहा है। उनको बहुत कोशिश की यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन ने बहुत कोशिश की इसको उसके जो मददगार थे सारी यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने बहुत कोशिश की उसको वापस हासिल करने के लिए। न वो हासिल कर सके, न रशिया उससे ज्यादा हासिल कर सका, हाँ, और कब्जा कर सका। जी हाँ, इसलिए अभी भी जो पुतिन का एक बयान आया है कि वो जो है एक्चुअली उनके यहाँ इक्तिसादी हालात बहुत खराब है, वो भी चाहता है अब जो उसने जितना लेना है ले लिया, वो ले लिया है। हाँ। और यहाँ तक कि अमेरिकन सदर ने यूक्रेन को बार बार कहा कि अभी फिलहाल समझौता कीजिए, बाद में हम ये कहें कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो रूस के कब्जे में है, और हो सकता है नेगोशिएशंस के जरिए उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले सकेंगे। लेकिन पहले ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। और ये भी है, अब अंकारा में यूक्रेन के जो है बात नेटो के ये आ रहे हैं बातचीत के लिए। लगता है कोई ना कोई रास्ता इसमें भी आएगा, अगले 10-15 दिनों के अंदर कोई ना कोई पिक्चर सामने आ जाएगी हमारे। बिल्कुल, ये नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मजूद साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से जो कुछ हुआ, लेकिन अब भी यहाँ पर इजराइल बर्बरियत उसकी जारी है, चाहे वो लेबनान के हवाले से हो, चाहे वो गाज़ा के हवाले से हो। लेकिन बहरहाल एक रोक ज़रूर लगी है, और ये जो 40 रोज़ा जंग रही, इसमें यकीनन वेस्ट को शिकस्त का सामना रहा और अमेरिका को शिकस्त का सामना रहा, और इनको ये पता चला कि वाकई जो है इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं, बल्कि इनकी आंखों में आंखें डाल कर देखने और इनके आगे न झुकने वाली ताकतें भी इस खित्ते में हैं, वो ईरान ने साबित कर दिया। उसी तरह से अगर हम यूक्रेन और रशिया के वॉर की बात करें तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि यूरोप बिल्कुल यानी सरेंडर हो चुका है। वो चाहते हुए भी रशिया को जिस तरह से झुकाना चाहता था वो नहीं झुका पाया। तो बहरहाल जिस तरह से मंजूर साहब ने कहा कि शायद इस वीक में 8-10 दिनों में यूक्रेन के हवाले से भी कोई एक नतीजा सामने आएगा और अमन की राह हमवार हो सकती है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।